हाय नमस्कार साथियों। आजकल एक बहुत अच्छा समाचार आ रहा है कि राजनाथ जी जब जिस दिन से माननीय स्वप्ना राय जी से मिले हैं उस दिन से कुछ सकारात्मक दो चार बातें सामने सुनाई दी हैं और लगता है कि ये बात ऑथेंटिक भी है। इसलिए कि सहारा इंडिया ने बहुत पूर्व से ही 2004-5 ईस्वी में ही सहारा बैंकिंग का लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई किया था, जिसमें बहुत सारी कंपनियां थी, 100 से अधिक कंपनियां थी। बहुतों का हुआ भी, किंतु बहुतों का नहीं भी हुआ। लगभग 20-22 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया, लेकिन सहारा इंडिया को नहीं मिला। अब नहीं मिलने के पीछे क्या कारण हो सकता है ये तो मुझे नहीं पता। हो सकता है कि क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता हो, या हो सकता है कि ये पीछे हट गए हों, या हो सकता है कि कुछ एक शर्त था कि नहीं हम एजेंट को नहीं रखेंगे साथ में, नहीं रखने देंगे साथ में, तो इस प्रकार की कोई बात हुई होगी। लेकिन सहारा लाइफ का जो है सो लाइसेंस लेने के लिए इसने अप्लाई किया और वो मिल गया। बात सोचना यह है कि अगर कंपनी पुनः चालू हो जाती है और उसे बैंकिंग का लाइसेंस मिलता है तो फिर इसमें एजेंट का क्या लाभ होगा? एजेंट को तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सहारा बैंक में एजेंट बनता नहीं है। यानी बैंकिंग सेक्टर में एजेंट नहीं बना सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में 10 वर्षों से लगभग चल रहा है कि स्वयं सहायता समूह, और उस स्वयं सहायता समूह में कुछ ऐसे लोगों को की बहाली देखी गई है जिसका कमीशन बहुत ही कम है, लगभग 1% के आसपास है, और बैंक कमीशन देने के लिए तैयार नहीं है। बैंक तो अपने ही मिनिमम ब्याज पर काम करता है कि लोगों से पैसा लेना, व्यवसाय में लगाना, शेयर खरीदना इत्यादि का जो है तो उसमें बहुत से रिस्क भी रहता है। आईपीओ में पैसा लगाता है, इत्यादि सेक्टर में पैसा लगता है, लेकिन मैक्सिमम पैसा उसका गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है, जहाँ से ब्याज तो बहुत कम मिलता है। ये 5 साल में और 4 साल में और 6 साल में दुगुना और 10 साल में चौगुना वाला सिस्टम तो होगा नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के वर्करों का क्या होगा? वर्कर उधर जा नहीं सकता। हम लोग जैसे दरवाजे दरवाजे, घरे घरे, गाँव गाँव जाकर के, मार्केट में जाकर के डेली का खाता, मंथली का खाता, ईयरली का खाता, एफडी का खाता खुलवाते थे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बैंकिंग में संभव नहीं है। बैंकिंग में एक ही बात संभव है कि हम लोगों को स्टाफ के रूप में रख लिया जाए। तो 12 लाख कार्यकर्ता थे, जिसमें से कुछ तो दूसरी दूसरी कंपनी पकड़ ली, कुछ को नौकरी मिल गई, कोई अपना दूसरी व्यवस्था कर लिए। कुछ तो ऐसे हैं जो विरक्त हो चुके हैं कि चाहे भाई कुछ भी हो जाए, हम अब इस प्रकार के संस्था में काम नहीं करेंगे। बचे 2.5-3 लाख। 2.5-3 लाख पूरे भारत में अगर है ही तो 2.5-3 लाख को तो मैं लिए स्टाफ के रूप में मैनेज किया जा सकता है। लेकिन इस एडल्ट आयु का क्या होगा जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है, जैसे हमारी 65 वर्ष के लगभग है, तो हम कहाँ जाएंगे? 60 वर्ष में तो रिटायरमेंट, हम तो स्टाफ के रूप में बहाल किए भी नहीं जा सकते हैं। जो 50, 52, 55 का है तो वह 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के लिए नौकरी करेंगे, वो भी खतरे में ही है। जो उससे कम आयु के हैं तो उनको लाभ दे सकता है, या फिर जो नए बहाल होंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में नए भी बहाल होंगे। तो सहारा लाइफ में तो एजेंट था, तो भाई चलो इसी एजेंट को लाइसेंस दे दिया गया, नए भी आए और पुराने भी रहे। लेकिन जो यहाँ कार्यकर्ता के रूप में 12 लाख थे, उसमें से 2.5-3 लाख जो बचे हैं, तो उनका तो कुछ गुंजाइश नहीं दिखता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक बात आप सोचिए कि जब सहारा लाइफ को लाइसेंस मिला था, तो सहारा लाइफ को हम लोग सोचे थे कि बैंक, मतलब सहारा इंडिया के ऑफिस में ही दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया, क्योंकि वह IRDA से संचालित था, तो उसको इस नॉन बैंकिंग के, यानी सहारा क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन इत्यादि के ब्रांच से हटा के उसको दिया गया। सहारा बैंक का अगर लाइसेंस मिल भी जाता है तो उसका भी ब्रांच अलग हो जाएगा। इस नॉन बैंकिंग सेक्टर में तो नहीं रहेगा, जहाँ पर मान लीजिए कि डेली मंथली खाता 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए खोला जाता था। बैंक में ऐसा संभव है कि आप 1 साल के लिए खुलाइए, 6 महीना की खुलाइए, 3 महीना की खुलाइए, 2 साल के लिए खुलवाइए, 5 साल की खुलवाइए, रेकरिंग खुलाइए, FD कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
वो चलेगा। उसमें ये भी सुविधा है कि जब चाहे तब आप तोड़ भी सकते हैं। लेकिन नॉन बैंकिंग का इंटरेस्ट या कमीशन दोनों नहीं मिलेगा। नॉन बैंकिंग की तरह इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा कि चलो भाई 5 साल 6 साल में 4 साल में दुगुना 7 साल में दुगुना। वहाँ तो मान लीजिए जो सबका नियम रहेगा सबके लिए समान रहेगा। अगर नई कोई विचारधारा लागू की जाती है, नए नए नियम लागू किए जाते हैं, क्योंकि अब तो ऑनलाइन का जमाना आ रहा है, तो हो सकता है कि सुविधाएं बढ़ जाए, और बढ़ जाए तो फिर उनको क्या होगा, नौकरी दी जाएगी। अगर कोई सहायता समूह बना दी जाएगी, कुछ इसी प्रकार के और नए कोई फंड निकाल दिए जाएंगे जिससे कि एजेंटों का भी भरण पोषण हो, तो उसका कमीशन उतना नहीं रहेगा। सब मिला के देखते हैं तो हमको लगता है कि सहारा बैंक, इस सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड इन सब के साथ नहीं रहेगा। जिस प्रकार सहारा लाइफ से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया सोसाइटी लिमिटेड, ये सब का जो भुगतान नहीं हुआ, तो उसका भी भुगतान इससे नहीं होगा, सहारा बैंक से भी तो नहीं होगा। उसके लिए तो आपको अलग से कोई ना कोई व्यवस्था करनी होगी। ये तो संभव नहीं है कि इससे उसका भुगतान हो। अभी भी सहारा इंडिया चल रही है, वो स्कूटर बेचने के नाम पर तो कोई और स्कीम, तो कोई और स्कीम, कोई और स्कीम से सहारा इंडिया थोड़ी बंद है। ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये सब बंद है, सहारा इंडिया तो नहीं बंद है। तो फिर इसके भुगतान का क्या होगा? कहीं ऐसा नहीं कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, चलो 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 तुम लोग बैंक में काम करो, बैंक में काम करो, बहुत बड़ा अफसर हो जाओगे, ऐसा थोड़ी है। इससे हम लोगों का भुगतान क्या होगा? मैं एजेंट हूँ, लेकिन जमा करता भी तो हूँ, मेरा पैसा भी तो जमा है। हो सकता है कि हम नौकरी करें ना करें, या हमें मिले या ना मिले, ये बात की बात है, लेकिन पैसा तो भुगतान होगा। कहाँ से होगा, कैसे होगा? कंपनी के पास मुश्किल से 40-50 हजार करोड़, 60 करोड़ हो जाए, 60,000 करोड़ हो जाए, 1 लाख करोड़ हो जाए, इससे ज्यादा नहीं है। जबकि भुगतान पेंडिंग कम से कम 17-18 लाख करोड़ का है। किसी का है रियल इस्टेट में, हाउसिंग बॉन्ड में, उसके बाद एवोर्ड बॉन्ड में, क्या नाम है वो जो क्यू शॉप में, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका पैसा का भुगतान नहीं हुआ, जिसका कन्वर्ट भी नहीं हुआ। इस सबके भुगतान का क्या होगा? यदि बैंकिंग का लाइसेंस मिलता है तो हमको नहीं लगता है कि उस पैसे पर उस कंपनी का यानी आरबीआई का नियम कानून लागू होगा, और उसमें जो पैसे जमा होंगे उससे इसका भुगतान थोड़ी होगा। ओ ऐसा ठीक से सोचिए कि उसका इसका भुगतान क्यों होगा? जब यहाँ हमारा इंडिया से सहारा क्रेडिट का भुगतान नहीं हुआ, जब सहारियन से सहारा क्रेडिट का भुगतान नहीं हुआ, जब स्कूटर वाले से इसका भुगतान नहीं हुआ, एलआईसी वाले से इसका भुगतान नहीं हुआ, तो फिर सहारा बैंक से इसका भुगतान कैसे होगा? इसके भुगतान के बारे में चिंता परमावश्यक है। नहीं तो हमको नहीं लगता है कि ये बात बहुत अस्थायी हो पाएगी। केवल हवा में बात कर देने से थोड़ी हो जाता है। बैंक का लाइसेंस मिल गया, बैंक का हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि हम बहुत बहुत नाम यश प्रतिष्ठा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पैसा भुगतान की व्यवस्था जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा तो ही कुछ संभव है, अन्यथा किसी से भी संभव नहीं है। कोई भाई का लाल नहीं उसको जैसे को इसके भुगतान की व्यवस्था ये स्वयं करे। कैसे करे? सरकार करे, कोर्ट करे, सीआरसी करे, सहारा करे, चारों मिल के करे, बेच के करे, या रिकवरी करके करे। जेल में डालने से तो भुगतान नहीं होगा। यहाँ तो बहुत बहुत नेताजी जेल गए, लेकिन रिकवरी क्या हुआ? अगर इसी राह पर सहारा इंडिया भी चलता रहा तो आराम से इसका पैसा तो समझिए बच गया। तब तो जिस हिसाब से जिस हिसाब से गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी या फिर कानून वाले कहते हैं कि हाँ भाई भुगतान होगा, तो आशा है, विश्वास है कि आज न कल भुगतान होगा। चाहे पहले हो, चाहे इलेक्शन के बाद हो, चाहे 2024 में हो। पहले तो इलेक्शन दिखता नहीं है, तब तो इलेक्शन के बाद देखा जाएगा जो हो। लेकिन सहारा बैंक के आ जाने से सहारियन का भुगतान हो जाएगा, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का भुगतान होगा, ऐसा संभव नहीं दिखता है।
फिलहाल और कोई नई जानकारी होगी तो हम देने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।